स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द वोकल गाइड। आज जिस विषय पर हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं उसका टाइटल है एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स एंड पीएच इंडिकेटर्स, कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री। ये टॉपिक सुनने में शुरू में थोड़ा टेक्निकल ज़रूर लगता है, पर एक लर्नर के नज़रिए से देखा जाए तो एसिड्स और बेसिस का ये खेल समझना बहुत रोचक होने वाला है। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आसपास की चीज़ों से बहुत गहराई से जुड़ा है। सही कहा आपने। और देखिए, अगर हम इस टॉपिक की अहमियत की बात करें, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से, तो इसकी इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाती है। चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हों या एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की। हाँ, वहाँ जनरल साइंस के सेक्शन में इस एक टॉपिक से लगभग 4 से 5 प्रश्न तो ज़रूर पूछे ही जाते हैं। बिल्कुल। और इस ऑडियो सेशन में हमारा गोल यही रहेगा कि हम जीरो से लेकर एकदम एक्सपर्ट लेवल तक की तैयारी करें। टारगेट बिल्कुल क्लियर है। जनरल साइंस में इस टॉपिक से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। अगर एक बार हम इनके पीछे का लॉजिक समझ लें तो उन मार्क्स को सिक्योर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। एकदम ठीक। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। एसिड्स यानी अम्ला आखिर होते क्या हैं? अगर हम इसकी थोड़ी साइंटिफिक परिभाषा देखें तो एसिड वो पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस देता है। H+ आयंस, इसका मतलब जब एसिड पानी में मिलता है तो वो टूट जाता है और ये आयंस एक्टिव हो जाते हैं, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। इसका सबसे आम उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसे हम HCl भी कहते हैं। अब अगर इनके गुणों की बात करें तो इनका स्वाद खट्टा होता है, यानी साउर। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो नींबू, दही या संतरा खाते हैं, उनका जो खट्टा स्वाद है वो उनमें मौजूद एसिड की वजह से ही होता है। एक छोटी सी चीज पूछूंगी यहाँ, अगर इनका स्वाद खट्टा होता है और नींबू दही जैसी चीजों में एसिड होता है तो क्या हर खट्टी चीज में एसिड पाया जाता है? और क्या हम लैब में हर एसिड को चखकर टेस्ट कर सकते हैं? अरे नहीं नहीं, लैब में किसी भी केमिकल को चखकर टेस्ट करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। देखिए, हर खट्टी चीज में नेचुरल एसिड जरूर होता है, पर यहीं पर हमें एसिड्स के प्रकार को समझना होगा, यानी टाइप्स ऑफ एसिड्स। मुख्य रूप से इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में? बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी प्रबल अम्ल वो होते हैं जो पानी में पूरी तरह आयॉन्स में टूट जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे H2SO4 कहते हैं, और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। ये बेहद रिएक्टिव होते हैं। इन्हें छूना तो दूर की बात है, बिना सेफ्टी गियर के छूना भी खतरनाक है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और खतरनाक होते हैं। तो वीक एसिड्स क्या होते हैं? दूसरी तरफ वीक एसिड्स यानी दुर्बल अम्ल होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड जिसे हम सिरका कहते हैं, फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ये पानी में पूरी तरह नहीं टूटते और इन्हीं वीक एसिड्स को हम आमतौर पर खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल क्लियर हो गया। जो धीरे धीरे रिएक्ट करें वो वीक हैं। वैसे एग्जाम में तो शायद इनके सोर्सेस पर भी सवाल आते होंगे। हाँ, और इसी को हम एक दूसरे तरीके से क्लासिफाई करते हैं, उनके स्रोत यानी सोर्स के आधार पर। इस आधार पर एसिड्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल एसिड्स और मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स वो हैं जो हमें प्रकृति से यानी प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, जैसे दूध में मिलने वाला लैक्टिक एसिड या नींबू का सिट्रिक एसिड। और जो मिनरल एसिड्स हैं वो जमीन के मिनरल से बनते होंगे ना, जैसे अभी आपने बताया HCl और सल्फ्यूरिक एसिड जो इंडस्ट्रीज और लैब्स में बनाए जाते हैं। सही पकड़ा आपने। अब देखिए, इन एसिड्स का हमारी जिंदगी में उपयोग क्या है। पहले बायोलॉजिकल और खाद्य पदार्थों की बात करते हैं। हमारे पेट में यानी स्टमक में डाइजेशन के लिए नेचुरल तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो खाने को पचाता है। फिर एसिटिक एसिड यानी विनेगर का उपयोग खाने को खराब होने से बचाने यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है। और विटामिन सी भी तो एक एसिड ही है ना, जिसे हम इम्यूनिटी के लिए लेते हैं। हाँ, उसे एस्कोबिक एसिड कहते हैं। और एक सबसे रोचक उदाहरण है बोरिक एसिड का, जिसका उपयोग आंखों की सफाई यानी आई वॉश के लिए किया जाता है। बोरिक एसिड से आंखों की सफाई? ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, क्योंकि एसिड का नाम सुनते ही जलन का ख्याल आता है। इसका मतलब बोरिक एसिड एक बेहद ही वीक और माइल्ड एसिड होगा जो सिर्फ बैक्टीरिया को मारता है, आंख को नुकसान पहुंचाए बिना। एकदम परफेक्ट डिडक्शन है आपका। अब इनके इंडस्ट्रियल उपयोग पर आते हैं।
इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, पेंट और सिंथेटिक फाइबर बनाने में होता है। फिर नाइट्रिक एसिड का उपयोग एक्वा रेजिया बनाने में होता है, जिससे सोना और चांदी जैसी धातुओं को साफ किया जाता है। अच्छा, वो जो सुनार यूज करते हैं सोने को डिसॉल्व करने के लिए, वो एक्वारेजिया ही होता है। ये सवाल एग्जाम्स में बहुत आता है। बिल्कुल आता है। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर्स और डिटर्जेंट्स में यूज होता है, और कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल शीतल पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है। अच्छा, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो फिज होती है वो कार्बोनिक एसिड की वजह से होती है। ये सच में इंटरेस्टिंग है कि कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त हम एक माइल्ड एसिड कंज्यूम कर रहे होते हैं। हाँ, और चूंकि हमारा फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर है, चलिए एक ऐसी महत्वपूर्ण लिस्ट पर नजर डालते हैं जिससे डायरेक्ट मैचिंग वाले सवाल बनते हैं। सिरके में एसिटिक एसिड होता है, नींबू और संतरे जैसे सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है, और दही में लैक्टिक एसिड होता है, राइट? इमली और अंगूर में टाटारिक एसिड। सही। सेब यानी एप्पल में मालिक एसिड होता है, और टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक एसिड। एक और बहुत पूछा जाता है, चींटी का डंक यानी एंट स्टिंग, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। और आखिर में आंवला, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। हाँ, चींटी जब काटती है तो जो अचानक से तेज जलन होती है, वो इसी फॉर्मिक एसिड का असर है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी छोटी ट्रिक्स भी बन सकती हैं। जैसे एप्पल में मैलिक एसिड को याद रखना हो तो सेब सभी फलों का मालिक है। वाह, ये ट्रिक बहुत ही शानदार है, और ऐसे मेमोनिक्स से ही सिलेक्शन तय होता है। चलिए एसिड्स की इस गहराई से निकलकर अब उनके बिल्कुल ऑपोजिट नेचर की तरफ चलते हैं, यानी क्षार, जिसे हम बेसिस कहते हैं। तो बेसिस की क्या डेफिनेशन होती है? बेस वो पदार्थ होता है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस देता है। जैसा एसिड में H+ था, वैसे बेस में OH- होता है। इसका सबसे आम उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी NaOH। अगर उनके गुणों की बात करें तो इनका स्वाद कड़वा यानी बिटर होता है। जैसे बेकिंग सोडा का स्वाद होता है, थोड़ा कड़वा सा। हाँ, और अगर इन्हें छुआ जाए तो ये साबुन जैसे चिकने यानी सोपी महसूस होते हैं। यहाँ एक सबसे बड़ा कैच है जो एग्जाम्स में घुमाकर पूछा जाता है। जो बेसिस पानी में पूरी तरह घुलनशील होते हैं, उन्हें एल्कलीज कहा जाता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है ताकि ट्रिक क्वेश्चन में ना फंसे। इसका मतलब ये हुआ कि सभी एल्कलीज तो बेस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस एल्कलीज नहीं होते। सिर्फ घुलने वाले ही एल्कलीज कहलाएंगे। एकदम सटीक विश्लेषण। अब जब एसिड और बेस दोनों क्लियर हैं, तो सोचिए अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का असर न्यूट्रल कर देते हैं, राइट? बिल्कुल। एसिड का H+ और बेस का OH- जुड़कर पानी यानी H2O बना लेते हैं, और इसके साथ बनता है सॉल्ट यानी नमक। ये सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है जो विद्युत रूप से उदासीन यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही प्रैक्टिकल हुआ जब किसी को एसिडिटी होती है और हम उसे एंटासिड या बेकिंग सोडा देते हैं। वो बेस अंदर जाकर उस एक्स्ट्रा एसिड के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया आपने। अब इस सॉल्ट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सॉल्ट के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है न्यूट्रल सॉल्ट, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, और इसका pH ठीक 7 होता है। दूसरा है एसिडिक सॉल्ट, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है, इसका pH 7 से कम होता है। और तीसरा बेसिक सॉल्ट होगा, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, जिसका pH 7 से ज्यादा होगा। इसे तो किसी टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी की तरह याद रखा जा सकता है। जो ज्यादा ताकतवर है उसी का प्रभाव देखेगा सॉल्ट में। ये रस्साकशी वाली एनोलॉजी सच में बहुत हेल्पफुल है। अब सॉल्ट के गुणों यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स की बात करें तो ये आमतौर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी इनके क्रिस्टल जैसे दाने होते हैं। और कंडक्टिविटी का क्या इनमें से बिजली पास होती है? ठोस रूप में तो नहीं, पर पानी में घुलने के बाद ये बिजली के बहुत अच्छे सुचालक यानी कंडक्टर्स बन जाते हैं। ज्यादातर सॉल्ट्स पानी में घुलनशील होते हैं, और स्वाद में ये नमकीन, खट्टा, मीठा या कड़वा कुछ भी हो सकते हैं। एक मिनट रुकिए, नमक और मीठा? नमकीन तो ठीक है, पर मीठा नमक कहाँ से आया? क्या सच में कोई सॉल्ट मीठा होता है? हाँ बिल्कुल। मीठे सॉल्ट का एक बहुत अच्छा उदाहरण लीड एसिडेट है।
ये स्वाद में मीठा होता है, पर ध्यान रहे ये बेहद जहरीला होता है। पुराने जमाने में रोमन्स इसका इस्तेमाल वाइन को मीठा करने के लिए करते थे, जिसका नतीजा बहुत भयानक होता था। बाप रे, केमिस्ट्री हैरत अंगेज तो है, पर सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। सही कहा। अब आते हैं सॉल्ट्स के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग पर, जहां से सीधे एग्जाम में सवाल बनते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी हमारा टेबल सॉल्ट, जो खाने, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में काम आता है। अमोनियम सॉल्ट्स का उपयोग फर्टिलाइजर्स में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद और पटाखे बनाने में किया जाता है। और पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी तो सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता था ना? ये मैंने किसी प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था। हाँ बिल्कुल, सिल्वर ब्रोमाइड लाइट पड़ने पर रिएक्ट करता है, इसलिए फोटोग्राफी में यूज होता था। इसके अलावा पोटेशियम क्लोरेट माचिस उद्योग में, और एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसे फिटकरी या एलम कहते हैं, वो पानी की सफाई में काम आता है। ये जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है। दिवाली के पटाखों से लेकर पानी साफ करने वाली फिटकरी तक, हर जगह सॉल्ट ही काम आ रहा है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। अगर आपके सामने दो अनजान लिक्विड रख दिए जाएं, तो बिना चखे पहचान कैसे होगी कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस? यहां काम आते हैं इंडिकेटर्स। ये वो पदार्थ हैं जो अपना रंग बदलकर हमें एसिड या बेस की पहचान कराते हैं। इंडिकेटर्स तो नेचुरल भी होते हैं, जैसे हल्दी और गुड़हल यानी चाइना रोज, पर एग्जाम में तो सबसे ज्यादा लिटमस टेस्ट पूछा जाता है ना? बिल्कुल, लिटमस टेस्ट का नियम बहुत सीधा है। एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल यानी रेड कर देता है, जबकि बेस लाल लिटमस पेपर को नीला यानी ब्लू कर देता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका मैं बताती हूँ। एसिड को हम डेंजर मानते हैं और खतरे का रंग लाल होता है, तो एसिड हमेशा एंड में चीजों को लाल कर देगा। और बेस का पहला लेटर बी है और ब्लू का भी बी है, तो बेस हमेशा रिजल्ट ब्लू देगा। वाह, क्या बेहतरीन ट्रिक है, इसे डेफिनेटली याद रखना चाहिए। चलिए अब एक थोड़े गंभीर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए, तो उसे एसिड रेन कहते हैं। और इसका मुख्य कारण तो एयर पोल्यूशन ही है, जिसमें गाड़ियों और फैक्ट्री का धुआं शामिल है। हाँ, हवा में मौजूद पोल्यूटेंट्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बारिश के पानी के साथ मिलते हैं, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। इसका प्रभाव इमारतों पर बहुत बुरा होता है, जिसे मार्बल कैंसर कहते हैं। और यही वजह है कि ताजमहल का संगमरमर पीला पड़ रहा है। ये वाकई बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ताजमहल जैसी धरोहर को पोल्यूशन और एसिड रेन की वजह से इतना नुकसान हो रहा है। इससे पौधों और जानवरों को भी तो काफी खतरा होता होगा। बहुत ज्यादा खतरा होता है। और किसी भी लिक्विड के एसिडिक या बेसिक नेचर को नापने का एक यूनिवर्सल स्केल होता है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज पीएल सोरेनसन नाम के एक डेनिश केमिस्ट ने की थी। तो इस स्केल की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? इस स्केल की रेंज 0 से 14 तक होती है। नियम वही पुराना है, अगर पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक है, अगर ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक या अल्कलाइन होता है। ये एक लॉगैरिथमिक स्केल है। अच्छा, तो 0 सबसे एसिडिक और 14 सबसे बेसिक हुआ, और 7 बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जहां आकर चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं। सही कहा। अब कुछ प्रमुख पदार्थों के पीएच मान देखते हैं। एसिडिक श्रेणी में हमारे पेट के स्टमक एसिड का पीएच लगभग 1.7 होता है, नींबू का 2.2, विनेगर का 2.9 और दूध का थोड़ा सा कम एसिडिक यानी 6.9 होता है। दूसरी तरफ प्योर वाटर का पीएच ठीक 7.0 होता है। और इंसान के खून का पीएच कितना होता है? ह्यूमन ब्लड का पीएच 7.3 से 7.5 के बीच होता है। समुद्र के पानी का 8.5 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे एंटासिड की तरह लिया जाता है, उसका पीएच 10.5 होता है। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। इंसान के खून और पेट के एसिड के बीच का अंतर देखिए। पेट का एसिड 1.7 पर इतना स्ट्रॉन्ग है और हमारा खून थोड़ा सा बेसिक है। एक ही शरीर में दोनों का बैलेंस कैसे बना रहता है? और इसी सवाल का जवाब हमारे आखिरी कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे हम बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। बफर सॉल्यूशन वो घोल होता है जो अपना पीएच बदलने का विरोध करता है, यानी इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन पीएच। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी खुद को अंदर से कितनी अच्छे से बैलेंस रखती है। मतलब खून में थोड़ा एसिड मिल भी जाए तो उसका पीएच एकदम से नहीं बदलता होगा। एकदम सही। ह्यूमन ब्लड प्रकृति का बनाया हुआ एक बेहद शानदार नेचुरल बफर है। ये दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर।
ये गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर की तरह एक्सेस एसिड या बेस को पी जाते हैं। और इस प्रेजेंटेशन के आखिरी स्लाइड में लिखे एक संदेश को मैं यहाँ शामिल करना चाहूँगा। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। बेहतर कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है। ये मोटिवेशन सच में ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समेटते हुए एक विचार है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी हर सेकंड एसिड और बेस के बीच की जो ये खामोश जंग और संतुलन चल रहा है, वही असल में जीवन का आधार है। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। आज का ये ऑडियो सेशन काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा और इसने बहुत से टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ से जोड़कर प्रैक्टिकली समझने में मदद की है। थैंक यू इस ऑडियो सेशन को सुनने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए द वोकल गाइड के साथ जुड़े रहें।